हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक वचन लिया था कि मुझे 2022 तक किसानों की आय डबल करनी है, कि बड़ौदा की जनता को राज में शामिल होना है। या तो माँ बैठ जाती है, बेटा बैठ जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर उनका तीसरा चेहरा नहीं है। सिर्फ जरूरत है एक जज्बे की, एक जुनून की और संगठन बनाने की। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच का खास कार्यक्रम शख्सियत। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम आयु में उन्होंने बिजनेस में एज ए युवा नेता होने के नाते या समाज सेवी होने के नाते एक बहुत ही अलग पहचान बनाई है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज की हमारी शख्सियत भाजपा जिला सचिव, युवा नेता और समाज सेवी नवीन गोयल जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पहले आप एक बिजनेसमैन हैं, फिर युवा नेता है। राजनीति में आना आपका कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे रुझान हुआ कि हमें समाज सेवा की ओर रुख करना चाहिए? कई बार होता है बहुत सारे लोगों को कोई चीज़ें मोटिवेट करती हैं या परिवार से कोई मोटिवेशन मिलता है, तो हम जानना चाहेंगे कि नवीन गोयल जी इस लेवल पर कैसे पहुंचे। सबसे पहले तो मनप्रीत जी, मैं वायरल सच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और मनप्रीत जी, आपने जैसे पूछा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज सेवा का जो एक प्रश्न है वो मेरे फादर जो थे शुरू से ही, हमारा होम टाउन होता था भिवानी के पास तोशाम जी, जो चौधरी बंसीलाल जी का इलाका होता था, उनका होम टाउन होता था। तो मेरे फादर वहाँ पे काउंसलर भी रहे, वहाँ नगर पालिका प्रधान भी रहे और वो शुरू से समाज सेवा के कार्य में भाग लेते थे। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि हमारे घर से हरिजन भाई, वाल्मीकि भाई, मतलब गरीब आदमियों के लिए लड़ते रहते थे। वो हमेशा उनके लिए, पहले तो साधन भी कम होते थे जी, वो अपने बस के किराए से चंडीगढ़ जाना, दिल्ली जाना अक्सर रूटीन में देखा करते थे। तो वो चीज़ें शुरुआत से उनकी सिखाई हुई हैं। हम व्यापार की दृष्टि से गुड़गांव आए, हमने अच्छे दम पे अपनी कोशिश करके व्यापार बढ़ाया, लेकिन साथ साथ एक कोशिश रही शुरू में संगठन में काम करने की। गुरुग्राम की कुछ संस्थाओं में काम किया, बड़ा मन लगा करके, जो समाज सेवी संस्थाएँ थी जी। और साथ साथ 2013 से मैं राव नरबीर जी के साथ जुड़ गया था और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया था। तो हमने इस इलाके का, खासकर आउटर लोगों की वहाँ की जो समस्याएं थी जी, जो ग्राउंड लेवल पे, उनको उठाना, वर्कर बनाना, पार्टी के लिए बूथ लेवल पे काम करना, जब भी कोई चुनाव होता था छोटा बड़ा तो पार्टी के लिए काम करना। तो ये था कि एक भावना कि हमें, जब आप समर्थ हो जाते हो बिजनेस के अंदर, तो आपका एक जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज सेवा करो। और समाज सेवा करने के लिए सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है राजनीति जी। आप एक अपने दम पर आप कितना दान कर सकते हो, कितना भला कर सकते हो। आप कुएं, तालाब, बावड़ी आप देखोगे वैश्य समाज के लोगों ने हमेशा बनवाए हैं। कभी अकाल पड़ा है तो उन्होंने मदद भी की है। लेकिन अगर आपको बड़े लेवल पे कोई काम करना है, बड़े लेवल पे समाज सेवा करनी है, तो सरकार का साथ होना, सरकार में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने पूर्णतः देख लिया कि आपका जीवन तो पूरा दिन सामाजिक कार्यों में लगा ही रहता है जी। तो क्यों ना राजनीति के क्षेत्र को अपनाया जाए, ताकि हम क्षेत्र के लोगों का ज़्यादा ज़्यादा भला कर सकें, लोगों को काम आ सकें। अब मैंने व्यापार पूर्णतः छोड़ दिया है, भाई देखते हैं, डीपी भाई जी। और हमारी टीम देखती है। तो अब ये पूरा जीवन जो है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में पूरा सौंप दिया है। किसी समय में राजनीति को उम्र दराज लोगों के लिए ही माना जाता था कि उन्हीं की ही सगी माना जाता था, बट आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया है राजनीति को लेकर। तो क्या कहना है आपका कि युवाओं में किस चीज़ का क्रेज है? बदलाव का क्रेज है या नई टेक्नोलॉजी लाने का उनमें? सबसे पहली बात तो ये है मनप्रीत जी कि कोई भी काम जब तक बुजुर्गों का एक्सपीरियंस, बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होगा, युवाओं का जोश नहीं होगा, तो कोई भी काम संभव नहीं है, सफल नहीं हो सकता। आप वोट का, हमारा अधिकार कब है? वोट का अधिकार है जब हम 18 साल के हो जाते हैं जी। वोट का अधिकार का मतलब हमें भी राजनीति में पार्टिसिपेट करने का एक अधिकार हो जाता है। जी जी। अब हमारे हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा करवट लेने जा रही है। आज से हम 30 साल पहले का हरियाणा देखें तो सन 87 में बहुत सारे नेताओं का शुरुआत हुई थी। उस टाइम यंग थे सारे। हम जो धर्मवीर जी की बात करें, रामविलास शर्मा जी की बात करें, राव इंद्रजीत जी की बात करें, राव नरबीर जी की बात करें, बहुत सारे नेता उस टाइम करीबन 30 और 35 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया था जी। आज मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल के बाद बहुत सारे नेता रिटायर हो जाएंगे। तो युवाओं का जोर है और इस बात में कोई दोहराई नहीं है। आज का जो युवा है, आज की तारीख में बहुत सारा काम करने का उसका तरीका बदल गया है जी। आज आप 10 साल के बच्चे को एक मोबाइल दे दो,
वो 10 साल का बच्चा मोबाइल से इतना सब कुछ बता देगा जितना आप और हम भी नहीं बता सकते हैं। जी जी। आप एक बच्चे को आप कोई भी इलेक्ट्रिक, लैपटॉप, कोई भी चीज़ें दे दो, तो आजकल का बच्चा, आजकल का युवा करना चाहता है। और कहीं ना कहीं आज तक में आप तो देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। जी जी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया में खासकर युवा काफ़ी प्रभावित किया है और दिशा और दशा बदलने में मुझे लग रहा है कि युवाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और जब दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, हमारे मोदी जी तो कहते हैं कि एक टाइम के बाद राजनीति में हमारे को रिटायरमेंट भी होनी चाहिए, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, एक्सपीरियंस भी और युवाओं का जोश भी। तो मिल करके मुझे लग रहा है कि बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को के आप सह संयोजक हैं और आपकी संस्था के द्वारा 100 से ज़्यादा लोगों से प्लाज्मा दान करवाया गया है, तो आप क्या मानते हैं कि ये कैनमैन की कितनी बड़ी जीत है ये? सबसे पहले तो मैं आपको कैनमैन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरी माता जी बीमार थी, उससे हमने उस पीड़ा को देखा, उस दर्द को सहन किया, समझा कि एक गरीब आदमी या एक बीमार आदमी को उसके परिवार वालों को कितनी समस्याएं देखनी पड़ती हैं। जी। दूसरा, हमने एक जब हम टिकट मांग रहे थे पार्टी के लिए, पार्टी से, हमारी भारतीय जनता पार्टी से, तो हमने गुड़गांव में एक बात का वचन किया था कि हम गुरुग्राम के लिए काम करेंगे और आज से अभी से लग जाएंगे, पार्टी जो जिम्मेदारी की वो भी पूरी करेंगे और समाज के लिए, गुरुग्राम के लिए जो सेवा कर सकते हैं वो भी फाउंडेशन के माध्यम से। और खासकर साथ साथ ही कोरोना नाम की बीमारी आ गई, तो हमने समाज सेवा और हमारे गुरुग्राम के लोगों के लिए जो हम हेल्प दे सकते थे या हम जो आगे दे सकते हैं उसके लिए वचनबद्ध हैं। हम चाहे किसी को ज़रूरत हो, किसी को प्लेटलेट की ज़रूरत हो, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, चाहे दवाइयाँ घर भिजवाने का काम हो, चाहे ऑनलाइन कंसल्टेंसी, फ्री कंसल्टेंसी देने का काम हो। और सबसे ज़्यादा जब जरूरत पता चला कि प्लाज्मा थेरेपी इसमें कोविड में बड़ी कारगर सिद्ध हुई है जी, तो हमने उसी दिन से इस पर काम शुरू कर दिया। मैं आपके माध्यम से गुरुग्राम के एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ, हमारे CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी का, हमारे DC साहब का। उन्होंने हमारे को पूरा डाटा प्रोवाइड कराया, कोविड पेशेंट्स जो ठीक हुए थे जी जी, हमने उनको घर घर बैठे कॉल किया, उनको मोटिवेट किया जी। लोगों के अंदर भ्रम था कि इसमें कमजोरी आ जाएगी या इसे जो है ना हम अभी दे नहीं सकते, हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है कि नहीं है। हमने उनको मोटिवेट किया, हमने पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी उनके लिए प्रोवाइड की। और उसके बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा करीबन टोटल 200 नंबर में से 150 का प्लाज्मा का डोनेशन कैनमैन संस्था की तरफ से किया है। इसके लिए मैं सभी डोनर्स का धन्यवाद करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक ये बीमारी चलेगी, भगवान करे परमपिता परमात्मा इस बीमारी से जल्दी मुक्ति मिल जाए, लेकिन जब तक चलेगी हम निरंतर इस पर काम करते रहेंगे ताकि लोगों की ज़िंदगी, जान बच सके, क्योंकि एक प्लाज्मा करीबन 2 लोगों की जान बचाता है। थोड़ा राजनीति की तरफ रुक करके थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून को लेकर हर जगह पर मैक्सिमम विरोध हो रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि वास्तव में क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या, उसकी नीतियां नहीं समझ आ रही, कहाँ पे कमी है? ये सब विपक्ष के द्वारा बनाया गया एक प्रोपगंडा है। विपक्ष ने आज देख लिया कि उसके ज़मीन की हकीकत क्या है। उसकी ज़मीन सतल पर, धरातल पर विपक्ष की एक ग्राउंड खाली हो चुका है, उसके नीचे ज़मीन खिसक चुकी है। वो लोगों को किस तरीके से बरगला सकते हैं, किस तरीके से बहका सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दे रहे हैं जी। आज हमारे पूरे देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की वजह से आज हमारा देश हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। आज हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा नाम हो गया है। आज बड़े बड़े देशों में रहने वाले भारतीय भी अपने आप को मजबूत समझते हैं। हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक वचन लिया था कि मुझे 2022 तक किसानों की आय डबल करनी है जी। और कोई भी काम करने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं, मजबूती के साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। आज हमारे देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास करती है। जो विपक्ष के प्रोपगंडे हैं कि मंडी बंद हो जाएंगी, MSP बंद हो जाएंगी जी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाजरे की, धान की खरीद एज इट इज जारी है और MSP का मूल्य जो बढ़ाया है सरकार ने वो हर साल बढ़ता भी रहेगा। आने वाली जो फसलें हैं गेहूं की, उनका भी हमने मूल्य निर्धारित कर दिया है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, जो 3 बिल हैं वो तीनों के तीनों बिल
किसान को मजबूत करने के लिए, किसान को इंडिपेंडेंट करने के लिए और किसान को आगे बढ़ाने के लिए हैं। उस बिल में किसी भी तरीके का किसान को कोई भी लॉस नहीं है। आप उन बिलों को अगर डिटेल में पढ़ेंगे जी। तो पहला बिल तो सिर्फ ये है कि आप किसान अगर मंडी में बेचना चाहे तो मंडी में बेचे, किसान अगर बाहर बेचना चाहे तो बाहर बेचे। आप एक बात समझिए कि अगर आप अपनी कोई ऐसी आइटम है जो साउथ में नहीं बिकती, वहाँ जाके बेचो, अच्छे दाम मिलेंगे। कई बार साउथ की चीज़ हमारे यहाँ भी आराम से साउथ के लोग बेच सकते हैं। तो ये खुला व्यापार, खुली मंडी हो गई है। दूसरा जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो इतनी बढ़िया चीज़ है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसान जब मर्जी चाहे उसको कैंसिल कर सकता है जी। वो जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी है वो नहीं कर सकती। कुछ ना कुछ एडवांस भी उसकी तरफ से मिलेगा जो किसानों के लिए फाइनेंशियल भी हेल्प करेगा। नंबर 3, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें किसान के हित में है। कई बार आप देखते हो कि टमाटर बो लिया, टमाटर जब बोया 20 रुपये 30 रुपये किलो है, जब आपकी फसल आती है तो 4 रुपये किलो 5 रुपये किलो पीछे हुआ सड़ते रहता। अगर हमारा रेट फिक्स हो गया, हमारी सिस्टम फिक्स हो गया तो न्यूनतम मूल्य तो वो उस रेट पे लेगा ही लेगा। और अगली बात ये है कि जो सरकार ने एक कोई भी मामला है, कोई भी इशू बन गया, डिस्प्यूट बन गया, तो STM के माध्यम से वो वहीं की वहीं उसी कोर्ट में किसानों को अपील करने की पूरी वो हर एक टाइम बाउंड में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसमें किसी भी तरह की कोई किसान को परेशानी नहीं है। और आप देख भी रहे हैं कि किसान ट्रैक्टर से रैली कर रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। ये जो भी थोड़ा बहुत एजुकेशन किया, ये विपक्ष का एक बनाया हुआ ड्रामा था और वो उन्हीं एरिया में हुआ। आप यहाँ देख लीजिए महेंद्रगढ़, नारनौल जो अहिवाल की बेल्ट है, जी जी, वहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं हुआ। वो जो पंजाब से टच का इलाका है सिर्फ वहीं पे हुआ, वो भी सिर्फ कांग्रेस माइंड लोगों ने किया। आपका क्या मानना है कि बड़ौदा उपचुनाव के चुनावी दंगल में क्या योगेश्वर अपना दाव लगा पाएंगे? मैं देखो, एक बहुत सिंपल सी साधारण सी बात है कि हरियाणा का मतदाता, उसमें चाहे बड़ौदा का या चाहे गुड़गांव का चाहे कहीं का भी, बड़ा समझदार है। आज एक बड़ौदा की सीट हारने जीतने से हमारी पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार एज इट इज है, सरकार अच्छे तरीके से चल रही है, चलेगी भी। एक मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि बड़ौदा की जनता को राज में शामिल होना है, क्योंकि सेंटर में भी हमारी सरकार है, यहाँ पे प्रदेश में भी हमारी सरकार है। काम कैसे होंगे? जब हमारा वकील आप चुन करके भेजेंगे, जब आपका वकील आपके क्षेत्र की आवाज़ उठाएगा और वो सरकार में जो आपका वकील होगा, आपका वजीर होगा। और सरकार का हमारी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने खिलाड़ियों का हमेशा मान सम्मान बढ़ाया समय समय पर। योगेश्वर जी एक इंटरनेशनल स्तर पर उन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया है जी। और सरकार ने हमारी उनको मौका दिया है। मैं कहता हूँ कि वहाँ पे इलेक्शन बहुत अच्छे मार्जिन से हमारी पार्टी जीतेगी और मैं वहाँ पे जाके भी आया हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, सभी भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं और जीता चुनाव में वही है जो 36 बिरादरी के साथ लेके चलता है, 36 बिरादरी के जिसको वोट मिलते हैं। हमारा कैंडिडेट मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा। बड़ौदा की जनता को जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 बड़ी बड़ी सौगात दी हैं, का काम हो, चाहे वो महिला कॉलेज खोलने का काम हो, इतनी एक ग्रामीण परिवेश में करने का किया है, तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद जनता वहाँ वोट दे करके करेगी। और आप 10 तारीख को आपको सूचना मिलेगी कि हमारी पार्टी का कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्जिन से जीता है वहाँ। राजनीतिक क्षेत्र में आपका क्या लक्ष्य है और किस स्तर पर आप अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं? मेरा मानना ये है जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजनीति करना, किसी पद पे बैठना या किसी संगठन में काम करना या किसी डेजिग्नेशन का नाम राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब है कि आप 36 बिरादरी की आवाज़ उठा सको, आप 36 बिरादरी के और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चल सको और क्षेत्र की समस्याओं को आप उठा सको और विकास की बात कर सको। तो हम बता रहे हैं कि हम समस्याएं उठाएंगे, साथ में समाधान भी। उसके लिए हमने काम किया भी है, पहले सफाई पे भी काम किया, सिंगल यूज प्लास्टिक पे भी काम किया, अब ये जो डेंगू की कोरोना की बीमारी है इस पे भी काम किया। तो राजनीति में मेरा काम है सिर्फ सेवा करना और वो जो पार्टी आदेश करेगी। देखो, आज हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे विश्व में इतनी डिसिप्लिन पार्टी नहीं है। आप अगर कांग्रेस पार्टी को और हमारी पार्टी को अगर कंपैरिजन करोगे, कांग्रेस पार्टी में पिछले 25 साल से या तो माँ बैठ जाती है या बेटा बैठ जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर उन पर तीसरा चेहरा नहीं है। हमारी पार्टी में पिछले 20 सालों में आप देखोगे 7 से 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी सर्वोच्च सीट पर बैठने का मौका मिलता है।
हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लो, आप चाय बनाने वाला आदमी भी हमारा आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी के अंदर संभव है। और ये पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। इस पार्टी ने हमेशा भारत देश को सर्वोच्च मानते हुए काम किया है, तो हम उसके सच्चे सिपाही हैं। जो पार्टी हमारी ड्यूटी लगाएगी, जो जिम्मेदारी हमें देगी, हम उसे बिल्कुल हार्ड वर्किंग करते हुए मन से जिम्मेदारी से काम करेंगे। और इसी कड़ी में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मैं तो खुश नसीब मानता हूँ हरियाणा को, कितने अच्छे हमें प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं। आदरणीय धनखड़ साहब, जिनका किसानों को लेकर के एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो हमारे कृषि मंत्री भी थे और बहुत अच्छा नेतृत्व करके आपको हर गली तक, हर एक, हमने हमारा लक्ष्य है अंत्योदय, आखिरी एक जो ज़रूरत वाला आदमी है उसको लाभ पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री जी का और धनखड़ जी का है। जो पार्टी हमारी जिम्मेदारी लगाएगी, हम उस जिम्मेदारी को पूरे हरियाणा में जहाँ ड्यूटी लगाएगी, हम पूरा काम किया भी और करते रहेंगे। समाज सेवी होने के नाते, एक युवा नेता होने के नाते, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके सभी दर्शकों से सबसे पहले तो ये अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें मिलजुल कर रहना है, खुश रहना है, और जितनी हमें हो सके दूसरे की, एक दूसरे की हेल्प, क्योंकि आज की तारीख में जो ये कोरोना पीरियड जो आया है, इस पीरियड ने सबको हिला के रख दिया है। इस पीरियड ने सिखा दिया है कि ना कोई पद बड़ा है, ना कोई पावर बड़ी है, ना पैसे बड़े हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना। अगर आप अपने माध्यम से आप किसी को खुशी दे सकते हैं, आप छोटे छोटे काम एक बार मन ठान लीजिए। आपका लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य है, इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है एक जज्बे की, एक जुनून की और संगठन बनाने की। आप बहुत सारे ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जीवन में, उन्होंने भी शुरुआत कहीं ना कहीं जीरो से की थी, चाहे आप मदर टेरेसा लगा लीजिए या बहुत बड़े बड़े सामाजिक नाम। तो सबसे पहले सामर्थ्य होने के साथ साथ थोड़ा सा सामाजिक जिम्मेदारी हमारी जो बनती है, हमारे जो राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारी समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, तो हमें वो पूरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप छोटे छोटे इनिशिएटिव ज़रूर लीजिए। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बुजुर्ग आदमी है, उसके बच्चे बाहर रहते हैं, अगर आप उससे प्यार से पूछ लोगे कि अंकल जी, आंटी जी, किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप हमें बताइए। किसी वृद्ध आदमी की किसी भी तरीके से, चाहे रोड पार करा दिया, चाहे उसको कोई दवाइयों की ज़रूरत है, आप उसके वो कर दिए। किसी भी आदमी को अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हमें कन्वीनियंस से आप हमारे को जरूर सूचना दें। जो हेल्प हो सकती है, चाहे वो आईपीडी में हो, ओपीडी के माध्यम से हो, चाहे वो लैब टेस्ट कराने में हो, जहाँ पे भी हम संभव मदद हो उसके लिए हम जरूर करेंगे। और आओ मिलकर के हम सब एक अच्छा गुरुग्राम बनाएं। एक कोई भी इश्यूज गुरुग्राम के हैं तो पॉजिटिविटी से लेकर के हमारी सरकार, हमारे अधिकारी यहाँ पे दिन रात काम करते हैं, तो हम उसको सोल्व कराएंगे, ताकि एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बन सके और बेटर तरीके से हम काम करके गुड़गांव के खासकर युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि युवा भाई जब तक आगे नहीं आएंगे, जब तक कोई भी काम संभव नहीं होता, तो हम सब मिलकर के एक चैन बनाते हैं, अपने इस गुरुग्राम शहर को साफ़ सुथरा बनाते हैं, नीट एंड क्लीन ब्यूटिफिकेशन करते हैं इसकी। चाहे हम छोटे छोटे एक पार्क की जिम्मेदारी लें, चाहे अपनी गली की जिम्मेदारी लें, चाहे अपनी वार्ड की जिम्मेदारी लें। अगर हम सब ने ठान लिया कि हमने अपने गुड़गांव को अच्छा करना है, गुड़गांव में कोई भी आदमी किसी भी उसकी डेथ, उसकी कमज़ोरी की वजह से कोई आर्थिक तरीके से ना हो, या कोई उसका सहयोग करने वाला कोई ना हो, ऐसे ना हो, तो हम सब अगर जब बीड़ा उठाएंगे तो हम इस गुड़गांव को अच्छे तरीके से और बेटर महीने में मिलियन सिटी हम बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वायरल सच से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे जिन्होंने यूथ के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि समाज सेवा करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। एक छोटी छोटी चीज़ों से आप शुरुआत कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग की मदद कर सकते हैं, राह चलते किसी की मदद कर सकते हैं, अपने परिवार की, आस पड़ोस की मदद कर सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है, देश को बहुत ही आगे लेके जा सकते हैं। जैसे कि नवीन जी ने बताया, बुजुर्गों का एक्सपीरियंस और युवाओं का जोश, ये दोनों मिलके हमारे भारतवर्ष को बहुत आगे। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और आपके अपने चैनल वायरल सच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।